हाँ तपन, आपको आवाज आ रही है? तपन चाहर, यस सर। हो जाएगा बेटा सिलेबस? हाँ सर, हो जाएगा। स्टडी मटेरियल है कुछ अपने पास? किस चीज़ का स्टडी मटेरियल सर? दिया तो था आपने। आ रहा है ना सब? हाँ सर, आ रहा है। क्योंकि शायद इस वीक के बाद क्लासेस सस्पेंड है ना? यस सर, 12th के बाद। 12 सर के बाद कोर्स ना? हो गया सर, कोर्स कंप्लीट हो कोर्स गया सर। थोड़ा सा रह गया और इस वीक में खत्म हो जाएगा। मेरे फिर को तो हो आपको जाएगा, सेमीकंडक्टर बात है। हो जाएगा सर फिर तो। हाँ नहीं हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने 4-4 लेक्चर करा दिए हैं हर वीक में। लास्ट वीक भी लगभग 3 या 4 लेक्चर थे और इस वीक में भी 4 लेक्चर्स हैं। अच्छा हाँ सर, लग तो रहा था कि मैं ज्यादा लेक्चर ले रहा हूँ एडवांस के। नहीं एक्चुअली पहले से कम ले रहे थे ना। हाँ हाँ सर, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा नहीं। बिकॉज 2 लेक्चर इज नॉट अ सफिशिएंट और फिर एक्चुअली टाइम नहीं मिला ना हम लोगों को फर्स्ट मिड के बाद में सेकंड मिड फाइनल एंड के बीच में 2 लेक्चर के बेस पे हाँ है सर। नहीं ना उतने लेक्चर। चाहिए जितना सिलेबस है, हमें 22 लेक्चर्स एटलीस्ट चाहिए होते हैं और मुझे नहीं लगता है कि 22 लेक्चर्स हमें मिल पाए। भाई दिवाली के कुछ दिन पहले ही तो आप लोगों का लेक्चर शुरू हुआ था सेकंड मिड का। नहीं ओके सर, खैर कोई 21 बात। अक्टूबर से हुआ। हाँ 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो एक वीक अक्टूबर का और एक वीक नवंबर का, हाँ 2 सर। वीक उधर मिले आपको और 2 वीक में 4 ही लेक्चर तो हुए। हाँ सो वी नीड एटलीस्ट 22 लेक्चर्स। ओके खैर चलो जो हुआ सो हुआ, अभी अपन मुद्दा क्लियर करते हैं। सो एक्चुअली इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ चुके हैं, हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ओके तो इक्विलिब्रियम पढ़ ही चुके हैं, हीट ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं, हार्डनिंग एनिलिंग ये सब हीट ट्रीटमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कंपोजिट पढ़ने जा रहे हैं और कंपोजिट में ही आपका मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, नैनो पार्टिकल एम्बेडेड विद नैनो कंपोजिट, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। करोजन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे को पढ़ने के लिए है कि ये आपका जितना भी ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, और मेटेलिक फॉर्म, ये चीज पढ़ना बाकी है। तो ये 2 या 3 लेक्चर में हम लोग खत्म कर लेंगे। आज हम लोग कंपोजिट, कार्बन फाइबर, ग्रेफीन, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सेरामिक्स और पॉलीमर्स पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। मैंने स्लाइड भेजी थी आप लोगों को, तो क्या देखने का समय मिला आप लोगों को? नहीं सर। ओके क्लास चल रही है कंटिन्यूअस? यस सर। ओके तो कंपोजिट मटेरियल तो सबको लगभग पता ही है कि क्या होता है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि कंपोजिट मटेरियल और एलॉय में हमारे क्या अंतर है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बिकॉज कंपोजिट मटेरियल जो है वो 2 या 2 से मटेरियल या कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है, और जो एलॉय भी होता है वो भी 2 और मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है, करेक्ट? तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द कंपोजिट मटेरियल एज वेल एज द एलॉय। तो कंपोजिट मटेरियल में आपको मेल्टिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, यूजुअली नहीं करनी पड़ती है, जबकि एलॉय के लिए आपको लिक्विड मेटलर्जी का सहारा लेना पड़ता है। मींस किसी भी मटेरियल को उसको लिक्विड फेज में ले जाना पड़ेगा, फिर दूसरे एलॉइंग एलिमेंट को भी उसी लिक्विड फेज में मिक्स करना पड़ेगा, वो भी लिक्विड होगा, अगले एलॉइंग एलिमेंट को भी उसी लिक्विड फेज में मिक्स करना पड़ेगा, वो भी लिक्विड होगा, एंड देन फ्रॉम लिक्विड फेज you have to cool down your material, that will be known as a alloy.
बट हेयर इन द केस ऑफ द कंपोजिट मटेरियल हमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती। हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, बट लिक्विड फेज में ले जाकर हम इसको यूज रेयरली करते हैं या बहुत कम करते हैं। ओके, तो साफ सबको क्लियर है, कंपोजिट मटेरियल आर द इंजीनियरिंग मटेरियल मेड फ्रॉम टू और मोर constitute material that remain separate and distinct while forming a single component. Okay, और कंपोजिट मटेरियल और एलॉय में एक चीज का और भी अंतर है, एलॉय में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला हमारा मटेरियल या एलिमेंट होता है उसका डोमिनेंट प्रॉपर्टी रहती है, जबकि कंपोजिट में बिल्कुल इसका अपोजिट है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टी से अलग हटकर एक नई प्रॉपर्टी आपकी डिजाइन होती है। एडिशनली इन कंपोजिट मटेरियल आप एक मटेरियल जो कि ज्यादा वैल्यू में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ए मैट्रिक्स मटेरियल, और जो दूसरा मटेरियल होगा जिसको कि हम लोग यूजुअली एलॉइंग एलिमेंट कहते हैं अपने मेटलर्जी वाले सेंटेंस में, बट इन द केस ऑफ द कंपोजिट मटेरियल वी कॉल इट एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल और अ काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, और यहाँ पर कंपोजिट में whatever the two materials you are going to mix, they will be chemically inert with respect to each other, so no reaction occurs. Okay, upon heating until up so now the question is do we have any material close to our sitting place, या कुछ हम ऐसे एग्जांपल्स सोच सकते हैं जो कि कंपोजिट मटेरियल के हैं और हम डेली यूज में उनका यूज करते हैं। यस, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ओके, एरोस्पेस इंडस्ट्री को अगर हम बात कर लें तो जितना भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अब हम यूज कर रहे हैं वो हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्री में वो कंपोजिट हो सकता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लाइक पैनल, फ्रेम्स, डैशबोर्ड, बॉडी रिपेयर्स, ओके, ये सब भी आजकल कंपोजिट के बनने लगे हैं। बाथ टब, सिंक्स, हॉट टब्स, स्विमिंग पूल्स, ये भी हमारे कंपोजिट के बनने लगे हैं। ओके, सीमेंट बिल्डिंग जो भी है वो भी एक काइंड ऑफ कंपोजिट है, एंड स्पेशली इफ वी फोकस ऑन द ब्रिज, सो ब्रिज इज आल्सो अ काइंड ऑफ कंपोजिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेनफोर्सिंग कर रहे हैं आयरन बार्स की इन बिटवीन योर कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के बीच में हम लोग आयरन बार की रेनफोर्सिंग कर रहे हैं। और जबकि अगर हम देखें तो सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट का जो मिक्सचर है दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ कंपोजिट। ओके, क्योंकि सीमेंट हमने यूज किया, उसमें रेनफोर्सिंग की, कुछ कंक्रीट की, तो ये दोनों ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, बट जब दोनों फ्रीज होते हैं तो एक नई प्रॉपर्टी देते हैं। ओके, अगर हम बात करें ट्रीज की, प्लाईवुड्स की, तो ये दे आर आल्सो टेक्निकली कंपोजिट मटेरियल्स। जो आजकल पूरा आप देख रहे हो प्लाईवुड वगैरह यूज हो रहा है हर जगह, सो क्या है उन्होंने क्या किया, ट्रीज की बहुत छोटी छोटी सी यू कैन से स्लाइसेस यूज की, उनको एक
हार्ड बाउंड, हाई टेम्परेचर पे हार्ड बाउंड किया, ठीक है, कंप्रेस किया और उन्होंने प्लाईवुड बनाई। तो ये जो प्लाईवुड बन रही है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैकिंग करते हुए डिफरेंट एंगल्स पे उन चिप्स की स्टैकिंग करके ये हार्डवुड और प्लाईवुड आपकी बन रही है। सो फाइनली ये भी एक प्रकार का आपका कंपोजिट है। ओके, सम इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड्स, ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम लोग कंपोजिट का यूज कर रहे हैं। बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोजिट। अभी मैंने कंपोजिट के क्लासिफिकेशंस पे बात नहीं की, अभी तो मैंने कॉमनली कंपोजिट की बात की है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो सकता है, फाइबर एनफोर्समेंट कंपोजिट होता है, सेरेमिक कंपोजिट हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ three kind of composite we have. So the question is what kind of advantages the composites have, ठीक है। अगर इनको हम प्रॉपर्टी वाइज में बात करें, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो में बात करें, मींस वेट हल्का होता जा रहा है और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। कभी कभी अगर आप साइकिल की दुकान पर साइकिल परचेज करने गए हैं, साइकिल के शोरूम पे, सो देयर यू फाइंड हाँ नहीं Yes, सर, वो माइक की बता रहा था सर, ठीक है। ओके ओके, देयर यू फाइंड कि कोई साइकिल तो आपको 4000 5000 के रेंज में मिल जा रही है और कोई साइकिल जो है वो आपको 20,000 30,000 की रेंज में मिल रही है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द साइकिल्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियल? जो कॉस्टली साइकिल है उसमें वेट बहुत कम है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मींस वेट रेशियो अगर आप देखोगे, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो तो बहुत अच्छा आता है। ओके, मींस वो साइकिल्स या तो टाइटेनियम एलॉय की बनाई गई हैं या उन्हें कंपोजिट से बनाया गया है, कार्बन फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट से। ओके, सो आजकल पिछले फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स कार्बन फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट जो है वो बहुत ज्यादा यूज में है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द वेट। ओके, सो ये एक इशू है जिसके कारण आप देखो आपको साइकिलिंग जो है वो ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो क्लियर हो गया ना कि अब हम कार्बन फाइबर का यूज करते हुए अपने मटेरियल के वेट को कम कर रहे हैं जबकि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जा रही है। सो कार्बन फाइबर का अब यूज हो रहा है, कंपोजिट हम बना रहे हैं और उसमें भी स्पेशली कार्बन फाइबर जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसी कारण से हमारी वो साइकिल 30,000 की रेंज में आती है, लाइट इन वेट है, और हमारी नॉर्मल साइकिल 4,000 5,000 की रेट में आती है और वो हैवी है, ठीक है। इनके क्रीप रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छी है, करेक्ट। तो ये सारे एडवांटेजेस है। करोजन भाई मेटल पार्ट है नहीं यहाँ पर ज्यादा, ओके, फाइबर है, ओके। तो ये फाइबर अगर हम कार्बन फाइबर की बात करें सो इट इज काइंड ऑफ कार्बन चेन, तो यहाँ पर करोजन का भी इशू नहीं रहता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इम्पैक्ट लोड को भी सस्टेन कर लेता है। और सबसे बड़ी समस्या और जिससे इसने हमें फ्री किया, ठीक है, डायमेंशनल चेंज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज कैन बी मच लेस। मतलब अगर आप हाई टेम्परेचर पे एल्युमिनियम को ले जाओगे सो एल्युमिनियम विल नॉट बी एबल टू सस्टेन क्लोज टू 400 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड, but this kind of material is capable to sustain its shape even though at elevated temperature, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें केवल एक ही डायरेक्शन में अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें दूसरे डायरेक्शन में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन आल्सो बी अचीव्ड इन दिस काइंड ऑफ कंपोजिट्स, ओके। तो कंपोजिट की मदद से हम लोग इस टाइप की बाइलेटरल या बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी डिजाइन कर सकते हैं। बट स्टिल सम एडवांटेजेस आर देयर, देन डेफिनेटली सम डिसएडवांटेजेस विल बी देयर। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हमारी साइकिल महंगी हो गई, मींस द मटेरियल कॉस्ट इज टू हाई।
दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको हैंडल करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना और सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, जहां पर इस प्रकार के कंपोजिट होते हैं उनको रिपेयर करना भी मुश्किल है। जैसे एलॉय में, मेटल में, आयरन बेस्ड मेटल में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, क्रैक हो गया, टूट गया, तो हमने क्या किया, हमने उसको वेल्डिंग कर दी। बट इन द केस ऑफ द कंपोजिट कंपोनेंट वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, तो उनको रिपेयर करना भी डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी है वहां पर। ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कैन बी एन इश्यू फॉर पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। अब अगर आपने पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट बना दिया तो पॉलीमर तो बहुत जल्दी टेम्परेचर अफेक्टेड हो जाता है, लोअर टेम्परेचर पे ही अफेक्टेड हो जाता है। और पॉलीमर बेस्ड मैट्रिक्स है, इसका मतलब का जो आपका मैक्सिमम मटेरियल है कंपोजिट में उसमें पॉलीमर है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर की प्रॉब्लम पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ में आती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नॉन आइसोट्रोपिक मेक डिजाइन डिफिकल्ट। हाँ, अब प्रॉपर्टी वाइज या प्रॉपर्टी बेस्ड अगर आप कोई डिजाइन करते हो तो उस डिजाइन को कंट्रोल करना, उस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करना, वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी है। सो दीट काइंड ऑफ लिमिटेशन एंड द डिसएडवांटेजेस वी कैन सफर विद द कंपोजिट। अब देखें हमारे पास कंपोजिट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। ओके, जहां पर मैट्रिक्स जो है वो मेटल की ही होगी, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जिस चीज का होगा वो होगा मेटल, दैट विल बी अ काइंड ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। जहां पर हमारी मैट्रिक्स सेरेमिक की होगी उसको हम लोग सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट कहेंगे। और जहां पर हमारी मैट्रिक्स पॉलीमर की है सो दैट विल बी टर्म्ड एज पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। तो यहाँ एमएमसी के बारे में बताया गया है, ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज मेटल इज देयर। रेनफोर्समेंट मस्ट हैव हाई स्ट्रेंथ। इसमें जो भी चीज आप मिला रहे हो, जैसे आपने टाइटेनियम ऑक्साइड का पाउडर इसके अंदर मिला दिया और एल्युमिनियम में अगर आपने टाइटेनियम ऑक्साइड का पाउडर मिलाया है तो अब जो कंपोजिट बन के आएगा वो कंपोजिट आपका और स्ट्रेंथन होगा एज कंपेयर टू द प्योर एल्युमिनियम। ओके, और इस प्रकार के एमएमसीज को हम लोग काफी सारी जगह यूज करते हैं बिकॉज अब हमारा जो मटेरियल है उसमें वेट कम है बट उसकी स्ट्रेंथ TiO2 या SiO2 या इवन दो टाइटेनियम ऑक्साइड्स मिलाकर भी हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं। और स्ट्रेंथ बढ़ते ही हमें कम अमाउंट का मटेरियल हमें लगाना पड़ता है, तो किसी भी कंपोनेंट का वेट रिड्यूस हो जाता है और उतनी ही स्ट्रेंथ हमें मिल रही होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जब हम एमएमसीज के साथ डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिस्पर्शन स्ट्रेंथन अलॉय की बात भी आती है, जो कि हम लोगों ने एज ए स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म पढ़ा था, वो चीज भी यहाँ पर पिक्चर में आ जाती है। फिर दूसरी है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। ये रिलेटिवली मेटल से भी ज्यादा सॉफ्ट है। ओके, कंपैरेटिवली हायर स्ट्रेंथ देगा, स्टिफनेस भी देगा। और इसमें जब भी लोड अप्लाइड होता है ओके, तो मैक्सिमम लोड जो है वो मैट्रिक्स को पहले ट्रांसफर होता है लोड, और मैट्रिक्स उस लोड को रेनफोर्समेंट में ट्रांसफर कर देती है, इसीलिए ये सस्टेन होता है। अदरवाइज पॉलीमर इज नॉट इवन दो कैपेबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी भी पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट के कंपोनेंट पे जब भी लोड लगेगा तो सबसे पहले जिसका वॉल्यूम ज्यादा है यानी पॉलीमर का वॉल्यूम ज्यादा है, पॉलीमर पे लोड जाएगा और पॉलीमर उसको रेनफोर्समेंट में ट्रांसफर कर देगा। अब दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि पूरा लोड वो सस्टेन कर लेते हैं। द लास्ट वन इज सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। ये सेरेमिक वर्ड आ गया, आपको पता है सेरेमिक सबसे ज्यादा हार्ड है बट ब्रिटल है, तो यहाँ से बनने वाले जो कंपोजिट होंगे वो भी सबसे ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होंगे। सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको और क्रैक का भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब आप देखो कुछ इंसुलेटर्स आपको इलेक्ट्रिक पोल्स में दिखाई देंगे, सो दे आर मेड अप ऑफ सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, तो उनके गिरते ही उनके टूटने के चांसेस रहते हैं, या टेम्परेचर ग्रेडियंट उनको मिलता है, मींस कभी अचानक ठंडा हो गए कभी अचानक गर्म हो गए, तो वहां से भी उनके क्रैक जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो ये ब्रिटल नेचर का है लेकिन हार्ड बहुत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी जो इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? यस, देयर इज वन फॉर्मूला विच इज वेल नोन एज रूल ऑफ मिक्सचर। ठीक है,
रूल ऑफ मिक्सचर आपको जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी हैं उनकी अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, उनका फ्रैक्शन पता है, तो आप बनने वाले कंपोजिट की इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So the final equation is EC. EC means E for modulus of elasticity. C stands for composite. Okay, is equal to FM EM. Okay, M means matrix, FM means fraction of matrix, and then EM means modulus of elasticity of matrix plus FF and EM. FF means fraction of fiber and EF means the elasticity of fiber. तो अगर आपको इंडिविजुअल का इलास्टिसिटी पता है और इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन पता है, तो आप कंपोजिट की इलास्टिसिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप अब देखो आपको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं, बिकॉज द समेशन ऑफ बोथ इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर आपको इसका फाइबर का आपको फ्रैक्शन पता है, सो यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम। ओके, तो डेंसिटी के केस में भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपने स्ट्रेंथ के टर्म्स में कैलकुलेट किया हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस ऑल द टर्म्स यू कैन कैलकुलेट इन द सेम मैनर, जैसे आपने रूल ऑफ मिक्सचर में स्ट्रेंथ को पढ़ा है। सो नाउ द फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, फाइबर हम लोग यूज करेंगे, फाइबर का रेनफोर्समेंट करेंगे किसी भी मटेरियल में कंपोजिट बनाने के लिए। अब ये फाइबर मेटल में भी रेनफोर्स कर सकते हैं, पॉलीमर में भी रेनफोर्स कर सकते हैं, और कंपोजिट में भी रेनफोर्स कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, फाइबर तो पॉलीमर जैसा लग रहा है, तो इसको हम मेटल के साथ कैसे कर सकते हैं? हम ये जरूरी नहीं कि फाइबर हमेशा हमारा पॉलीमर या प्लास्टिक का ही हो। समटाइम्स वी कैन हैव द फाइबर ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं और उनको रेनफोर्स कर सकते हैं। फाइबर का जो ओरिएंटेशन होगा अलोंग द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, 90 डिग्री टू द लेंथ, 45 डिग्री टू द लेंथ, तो फाइबर के ये जो ओरिएंटेशन डायरेक्शन है, इसके बेस पे भी हमारी प्रॉपर्टी कंपोजिट की चेंज होगी। ओके, सो दैट आई एम गोइंग टू, यस, ओके, फाइबर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑन वाई एक्सिस एंड एंगल बिटवीन द फाइबर एंड द स्ट्रेस, मींस जिस डायरेक्शन में आपने फाइबर को बिछाया हुआ है, ले डाउन किया है, लैपिंग की हुई है, उससे लगने वाले फोर्स के बीच में क्या एंगल है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल यू कैन सी व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर, जिस डायरेक्शन में फाइबर को आपने प्लॉट किया हुआ है, कंपोजिट में डाला हुआ है, उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, करेक्ट। बट एज यू आर twisting or tilting your fiber direction by 30 degree, you can see your tensile strength is decreased. And again on increasing this kind of angle of your fiber orientation, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है, और एट द लास्ट फाइबर क्या हो सकता है, फाइबर 90 डिग्री पे हो सकता है ओरिएंटेड, और 90 डिग्री पर आप उसके साथ फोर्स लगा रहे होंगे, तो क्या होगा, सबसे लीस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको उसी कंडीशन पे मिलेगी जब फाइबर 90 डिग्री का होगा। प्लीज नोट इट डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल योर टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस और इंक्रीज, ओके, based on the orientation of the fiber direction in the matrix material। तो इस टाइप का एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेंथ की किस में होगी, 30 में होगी, 60 में होगी, 90 में होगी, या 0 डिग्री में होगी। सो यू हैव टू चेक द ऑप्शन 0 डिग्री। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके ऑप्शंस को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट की।
ओके, ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं बट मैक्सिमम ये डक्टाइल होते हैं। और इनका L/D रेशियो अगर हम लोग बात करें तो L/D रेशियो भी मींस बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं होता है, सही रहता है, जो कि कंफर्टेबल में। फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट में केवल एक ही प्रॉब्लम है, फाइबर की अगर सरफेस, फाइबर का अगर डाया ज्यादा है तो फाइबर की सरफेस पे कुछ स्क्रैच आ सकते हैं और उन इसी स्क्रैचेस से ही वहां पर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो फाइबर जितना कम डाया का हम रखें उतना हमारा कंपोजिट सही रहता है, बिकॉज डाया कम रहेगा तो सरफेस एरिया कम रहेगा, और सरफेस एरिया कम रहेगा तो वहां पर प्रॉब्लम्स होने के कम चांसेस है, या स्क्रैचेस या शियर इस टाइप की प्रॉब्लम्स कम रहेंगी और मटेरियल हमारा कम फेल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये L/D की बात की हुई है और इसमें ये बताया है कि डायामीटर मैक्सिमम 10 mm से लेके 150 mm तक हो सकता है, और एस्पेक्ट रेशियो स्ट्रेंथ ये हमेशा आपको लार्ज मिलेगा, और हमेशा ध्यान रखते हैं कि डाया कम रहे बट लेंथ ज्यादा रहे। ओके, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग L/D रेशियो। ओके, लेंथ ज्यादा डाया कम। लेंथ ज्यादा रहने से क्या होगा, लेंथ जिस डायरेक्शन में ज्यादा है अलोंग द लेंथ डायरेक्शन आपकी बेस्ट प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब कौन कौन से फाइबर्स के हमारे टाइप्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं? सो ग्लास फाइबर इज देयर, कार्बन फाइबर is there, aramid fiber is there. Okay, along with these all, boron and carbon fibers are also well used. Okay, in case of metal matrix composite. कुछ सेरेमिक ऑक्साइड और नॉन ऑक्साइड भी हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बोल रहा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको भी हम लोग कभी कभी मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट में यूज कर सकते हैं। तो पॉलीमर मैट्रिक्स में यूजुअली हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्लास फाइबर यूज करेंगे, कार्बन फाइबर यूज कर सकते हैं, एरामिड फाइबर यूज कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट यूजुअली बोरॉन फाइबर, कार्बन फाइबर या कुछ ऑक्साइड्स, नॉन ऑक्साइड्स, इनको यूज कर सकते हैं। ऑक्साइड सेरेमिक्स और नॉन ऑक्साइड सेरेमिक्स फाइबर्स भी यूज कर सकते हैं। ग्लास फाइबर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ बताया है। अगर ये लिखा हुआ ESCMAD, E है तो इलेक्ट्रिकल, ओके, S है तो स्ट्रेंथ, C है तो केमिकल, M है तो मॉडुलस, A है तो एल्कली एंड D है तो डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो जैसे ई ग्लास की अगर बात आती है तो ई ग्लास अगर आप यूज करो, ओके, तो यहाँ पर दो फायदे हो जाते हैं। ई ग्लास की कोटिंग से या ई ग्लास करके अगर आपने कहीं लिखा मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक ऐसा ग्लास फाइबर जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लास फाइबर्स होते हैं ये आपके ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, एक्सपेंसिव नहीं होते, तो ये मोस्टली यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ सम मेटेलिक मटेरियल। कार्बन फाइबर महंगा भी है, इसको हैंडल करना भी मुश्किल है, बट इससे मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत बेस्ट है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी काम आती है। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन एरोस्पेस, नॉट ओनली इन एरोस्पेस, इन मेरीन इंजीनियरिंग एज वेल एज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत सारा कार्बन फाइबर बेस्ड कंपोजिट कंपोनेंट ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। ये जो आपका एरमिड फाइबर है ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत कॉमन में है। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो दूसरे जो कॉमन फाइबर्स हैं उनसे बिल्कुल हट के अलग है। करेक्ट, इनके जो सबसे बेस्ट एडवांटेजेस है वो ये है कि इनका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो बैलिस्टिक आर्मर में जब हम यूज करते हैं तो वहां बहुत ही फिट रहता है, बहुत ही सुटेबल होता है। ठीक है, सो आर्मर आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग जैकेट वगैरह यूज करते हैं हमारे सोल्जर्स, ओके, तो ये सब उसी मटेरियल को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए क्लॉथ विच कंटेन्स वन शीट इन फ्रंट साइड एंड वन शीट एट बैक साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उस जैकेट में दो प्लेटें पड़ी रहती हैं, एक आगे एक पीछे, वही आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट होती है।
तो बुलेट प्रूफ मीन्स व्हाट, वो उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उसका सबसे अच्छा होता है, और जब बुलेट सडन इम्पैक्ट करती है, पियर्स करने की कोशिश करती है, तो वो पियर्स नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। और जो एर्मिट मटेरियल है, फाइबर है, उसमें केवलार सबसे आगे आता है। ओके, सो पॉलीमर मैट्रिक्स मटेरियल की बात करें तो पॉलीमर आते ही हमारे दिमाग में बचपन वाली बात याद आ जाती है कि वी हैव टू काइंड ऑफ द पॉलीमर, वन इज थर्मोप्लास्टिक, अदर वन इज थर्मोसेटिंग। सबको पता है थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग क्या है, ठीक है। थर्मोसेटिंग एक बार में सेट हो जाती है, रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ द थर्मोप्लास्टिक वी कैन रिसाइकिल इट। ओके, सो रफली 95% जो कंपोजिट का मार्केट है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज करता है। सो कॉमन मेटल मैट्रिक्स इज गिवन हेयर, जिनका कि हम लोग यूज करते हैं, उनमें मैग्नीशियम बहुत है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है, फिर मैग्नीशियम है, कॉपर है, निकल है, और कुछ इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स है जिनको कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में काम करते हैं। अभी कई सारे लोग, बहुत सारी पीएचडीज, बहुत सारे मास्टर्स में जो रिसर्च लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम को ले रहे हैं और उसमें कुछ रेनफोर्सिंग एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है या सिलिकॉन ऑक्साइड है, उसको रेनफोर्स कर रहे हैं। अब वो रेनफोर्स करने के कई तरीके हो सकते हैं, लिक्विड मेटलर्जी से हो सकता है या फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग के थ्रू हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कंपोजिट बनाने के काम में आती हैं। तो एल्युमिनियम में अगर आपने किसी चीज की रेनफोर्सिंग कर दी, TiO2 की कर दी, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको एक नया प्रकार कंपोजिट मिल जाएगा जो कि अदर देन लिक्विड मेटलर्जी रूट से बना है, और उसमें एल्युमिनियम है और टाइटेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। मींस एक कंपोनेंट जहां एल्युमिनियम मैक्सिमम वॉल्यूम में है और टाइटेनियम ऑक्साइड कम है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मटेरियल एल्युमिनियम हो जाएगा और रेनफोर्सिंग मटेरियल आपका टाइटेनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कम मटेरियल में ही अच्छी स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। तो अगर किसी एल्युमिनियम पार्ट में अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो एल्युमिनियम पार्ट आपके ऑटोमोबाइल में या एरोस्पेस में यूज हो रहा है, तो आप सोचिए आपके उस व्हीकल का कितना वजन कम हो गया। और किसी भी व्हीकल का वजन कम होते ही उसका जो फ्यूल कंजप्शन वैल्यू है वो कम हो जाता है। ओके, सो दिस वाज समथिंग योर कंपोजिट मटेरियल, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या चीज बढ़ाने पे क्या चीज बढ़ सकती है और क्या चीज कम करने पे क्या चीज कम हो सकती है। सो नाउ यू कैन हैव सम डिस्कशन अबाउट द कंपोजिट इफ यू रिक्वायर। अब कोई हमसे ये पूछ सकता है यहाँ पर कि सर कंपोजिट कैसे बनाया जा सकता है, Yes, what sir. could be different processes through which we can manufacture the composite। तो एक तो Yes, पाउडर sir. मेटलर्जी का रूट है दोस्तों। पाउडर मेटलर्जी का रूट का मतलब ये हुआ कि आपने एल्युमिनियम का पाउडर ले लिया। मैं अभी एल्युमिनियम और टाइटेनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेके पूरा समझा रहा हूँ, है ना। तो आपने एल्युमिनियम का पाउडर ले लिया और टाइटेनियम ऑक्साइड का पाउडर ले लिया। एल्युमिनियम आपने लगभग 90% ले लिया और रेस्ट 10% जो है आपने TiO2 यूज कर लिया, या 95% आपने एल्युमिनियम ले लिया, रेस्ट TiO2 यूज कर लिया। इसको एक वेसल में रखा, क्लोज किया और उसको कंप्रेस किया, ठीक है। कंप्रेशन से इनमें थोड़ी सी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है, बट इनमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाती है। टू रिड्यूस द पोरोसिटी फिर हम इसकी सिंटरिंग करते हैं, विच इज नोन एज, दिस टोटल टास्क इज नोन एज काइंड ऑफ पाउडर मेटलर्जी। ओके, तो एक तो इस तरीके से हम कंपोजिट बना सकते हैं। दूसरा कंपोजिट क्या बना सकते हैं कि जैसे हमारे पास एल्युमिनियम की प्लेट है, एल्युमिनियम की प्लेट में हमने कई जगह होल कर लिए और उन होल्स में हमने TiO2 का पाउडर डाल दिया। फिर हमने एक टूल लेके, जिसको कि सॉलिड स्टेट मिक्सिंग कहते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं, अगर दो पीस ज्वाइन कर रहे हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग। हमने क्या किया, कुछ होल्स बनाए और उन होल्स में हमने टाइटेनियम ऑक्साइड का पाउडर डाला। फिर हमने उसी लेंथ में अपना एक टूल रोटेट कराते हुए लाए। तो टूल रोटेशन से, सर ने आपको पढ़ाया होगा मैन्युफैक्चरिंग में फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, जिसमें एक टूल मटेरियल के अंदर घूम रहा होता है और जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द टूल टिप विद द मटेरियल, सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन
डेवलप्स, और उस फ्रिक्शन के कारण आपकी हीट डेवलप होती है जो कि मटेरियल को सॉफ्ट करती है और वहां रोटेट कराती है और आगे बढ़ाती है। तो वहां पर ऑलरेडी आपने अपना पाउडर रखा हुआ है, तो वो पाउडर फिर वहां मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो एक तो आप ऐसे कंपोजिट बना सकते हो। ओके, सो दीज आर सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये तो मैंने जो बताया ये आपने को मैंने मेटल से जो कंपोजिट बनाने का था उसको बताया, लेकिन पॉलीमर मैट्रिक्स जो है, पॉलीमर कंपोजिट जो है वो इस तरीके से नहीं बन सकते। जो पॉलीमर कंपोजिट्स हैं उनको बनाने के लिए आपको कई प्रोसेस करने पड़ते हैं। एक तो पॉलीमर को मिक्स करना पड़ता है, दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ सोनिकेशन। सोनिकेटर इज अ डिवाइस जिसके माध्यम से आप उसको उसमें मिक्स करते हो। फिर एक लेअप मेथड होता है, एक कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड होता है। तो ऐसे 2-3 मेथड है जिनके माध्यम से आप पॉलीमर मेटल मैट्रिक्स या पॉलीमर कंपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, तो हर कंपोजिट बनाने के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एनीथिंग एल्स? सर ये मतलब जो सर कंपोजिट हम बना रहे हैं सर, ये मतलब लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगी ना, तभी तो सर वो बॉन्ड बनाएगा, जब भी तो वो मतलब रिएक्शन करेगा, जब भी तो दूसरे मतलब एक मेटल दूसरे के अंदर जाएगा। नहीं, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब कितना समय? मतलब सर कम से कम 1-2 साल तो लगी जाएगी, जब मतलब अच्छी अगर हमको वो नहीं मतलब नहीं चाहिए नहीं तो। नहीं 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 दोस्त, ऐसा नहीं है। आपने अगर पाउडर मेटलर्जी से बनाना है तो आप 6 घंटे में अच्छा कंपोजिट बना सकते हो, और जो फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग के माध्यम से बता रहा हूँ तो वो 1 घंटे के अंदर आप अपना कंपोजिट बना लोगे। मीन्स छोटा सेगमेंट, क्योंकि हमारे पास टूल छोटा है, हमारे पास डिवाइस छोटी है, तो छोटा सेगमेंट जो है वो आधे से 1 घंटे में हम बना लेंगे एफएसपी के द्वारा। ठीक है, और पाउडर मेटलर्जी के थ्रू जो बनाना चाहते हो तो उसके डिफरेंट प्रोसेस हैं। जैसे आप सबसे पहले उसका कॉम्पैक्शन करोगे। ठीक है, कॉम्पैक्शन करने में मान लो आपको आधा घंटा 1 घंटा लग गया, फिर उसके बाद निकाल के आप उसकी सिंटरिंग करोगे, उसमें हो सकता है आपका 1-2 घंटे का प्रोसेस होगा। तो थोड़े समय मीन्स 1 और 2 डेज में आपका अपना कंपोजिट तैयार हो जाएगा, ओके सर। है ना। उसके लिए ईयर्स और मंथ्स की जरूरत नहीं है। और जो आप पॉलीमर कंपोजिट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बाइंडर यूज करते हैं। बाइंडर वर्ड ही आपको क्लियर कर रहा होगा कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन, हम केमिकल सॉल्यूशन उसमें डाल रहे हैं जो हमारे मैट्रिक्स मटेरियल को रेनफोर्सिंग मटेरियल के साथ में बाइंड कर रहा है। तो ऐसी चीजें यूज करते हैं हम लोग। पॉलीमर का जो सैंपल बनाते हैं यहाँ पे बच्चे अपने लैब में, पॉलीमर नैनो कंपोजिट पे बहुत लोग यहाँ काम कर रहे हैं मास्टर्स में और पीएचडीज में। तो वो तो एक शाम को बना के जाते हैं, अगले सुबह उनका सैंपल सॉलिड मिलता है, फ्रीज हो जाता है। तो एक दिन से ज्यादा समय नहीं लगता उनको। हाँ, प्रिपरेशन में जरूर 2-3 दिन का समय लगता है, मिक्सिंग करनी पड़ती है एक सर्टेन ड्यूरेशन की, तो वो एक थोड़ा समय है, अदरवाइज बनने में टाइम नहीं लगता है। सर जो हमने फाइबर स्ट्रेंथिंग पढ़ा था, एंड सर जो अभी आपने बताया था सर, उसमें फिर सर अगर हम रिलेट करें तो मतलब कैसे करेंगे सर? उसको भी हम यही कर रहे थे, जो हम फोर्स कर रहे थे तो मतलब वो फाइबर्स पे ट्रांसफर हो जा रहा था, हमारी फाइबर मैट्रिक्स थी जिसको हमने मिक्स किया था। हम लोगों ने जब स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने सब पढ़ लिया था, एलॉय की भी स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म पढ़ ली थी और कंपोजिट की भी स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म पढ़ ली थी। तो जो एलॉय की थी वो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, और उस टाइप से इंटरचेंज वाला था, वो भी आपके एलॉय से था। लेकिन जहां फाइबर स्ट्रेंथनिंग की बात थी, डिस्पर्शन स्ट्रेंथनिंग की बात थी, वो यस आपके सर। इस कंपोजिट मटेरियल से रिलेटेड था। ओके ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके देन, नो फर्दर क्वेश्चंस, आई एम क्लोजिंग दिस क्लास। कल फिर हमारी क्लास है शाम को, कल फिर मिलेंगे, और कोशिश करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए कि एक लेक्चर हम आपके साथ केवल कॉमन डिस्कशन कर सकें। करेक्ट? यस सर। मैं आज शाम को 2 स्लाइड आप लोग को सर्कुलेट कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज उसको स्लाइड को स्लाइड मोड में देख लीजिएगा। तो फिर क्या होगा, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, हम लोग कॉमन डिस्कशन कर लेंगे, तो अगले 2 लेक्चर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर बचेगा तो उसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, क्या है, उन पे थोड़ा सा हम लोग फोकस कर सकते यस सर। हैं। करेक्ट? ओके देन आई एम स्टॉपिंग द क्लास।